हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके पूरे पूरे साइंस के सिलेबस से। तो बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर गौरी और आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। तो फटाफट से इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि बेनिफिट आपका भी हो और उनका भी हो। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेटा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? Which of the following is not a method of irrigation? सिंपल से सिंपलेस्ट सवाल क्या ही पूछ सकता है जेएनवी, इरिगेशन पे क्वेश्चन आ गया यार। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले बताइए कौन से कलर का पेन को इस्तेमाल किया जाए। वन 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 चलिए इस कलर के पेन को इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is not a method of irrigation? निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का एक तरीका नहीं है? फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेगा क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, चेन पंप या फिर ब्रॉडकास्टिंग। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, चेन पंप या फिर प्रसारण। बच्चों फटाफट से अपना कमेंट जरूर करो। तो बच्चों जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो हमने दो टाइप के इरिगेशन के बारे में बात करी है, एक तो मॉडर्न और दूसरा कौन था? ट्रेडिशनल मेथड। हर चीज का एक पुराना मेथड होता है, उससे इवॉल्व कर एक नया मेथड जो कि बेहतर होता है उसको बनाया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो वो दोनों कौन से मेथड्स हैं? मॉडर्न मेथड्स हैं, है ना, आधुनिक हैं। साथ ही साथ में चेन पंप कैसा मेथड है बच्चों? ट्रेडिशनल मेथड है। अब ये तीनों क्या है? इरिगेशन के मेथड्स हैं, मतलब सिंचाई के तरीके हैं। इस तरीके से हम अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है बच्चों, दैट इज प्रसारण, उसका क्या होता है? सीड्स को हम स्प्रेड करते हैं किसकी हेल्प से बच्चों? हैंड्स की हेल्प से, हाथों की मदद से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं सीड्स को। तो दिस इज अ मेथड ऑफ सोइंग। ये क्या है? बीज को बोने का तरीका है, बुवाई का तरीका है, ना कि इरिगेशन का, सिंचाई का तरीका है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following is a natural fertilizer? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? प्राकृतिक उर्वरक के बारे में पूछा गया है, ना कि केमिकल के बारे में। ठीक है, तो याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। आपके ऑप्शन है यूरिया, सुपर फॉस्फेट, कंपोस्ट या पोटाश। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, कंपोस्ट या फिर पोटाश। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। तो बच्चों हमने बात करी थी कि हमारे पास फसल को देने के लिए पोषक तत्व वैसे तो नेचुरली बहुत सारे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारी सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी है बच्चों, उसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को उगाने से जो हमारा पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, है ना। अब प्लेट पर मम्मी खाना बार बार लाकर रख रही है, तुम खाते चले जा रहे हो, तो खाना तो खत्म हो गई ना। सेम इसी तरीके से जो हमारी सॉइल है वो पोषक तत्वों को ग्रैब करती चली जाती है और पोषक तत्व मिट्टी में से खत्म होते चले जाते हैं। अब मम्मी क्या करती हैं? एक रोटी खत्म होते ही दूसरी रोटी लाती है ना। सेम इसी तरीके से बच्चों जो हमारी सॉइल है ना, उसको हमें बाहर से पोषक तत्व देना पड़ता है। वो केमिकल से मिलकर बना हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, जिसको हम उर्वरक बोलते हैं, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरी चीज जो कि नेचुरल होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या फिर काउ डंग की हेल्प से बनाया जाता है बच्चों। तो फटाफट से इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड पोटैश जो है बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल है? केमिकल फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी कंपोस्ट की, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोल सकते हैं बच्चों। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को प्रोवाइड करता है हमारी सॉइल के लिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, क्लास कैसी लगती है इस बात को भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया? देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। जो ये डिजीजेस वाली टेबल है ना हमारे सेकंड चैप्टर में, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखो डिजीज वाली टेबल हो गई, इसमें से साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई ना, तो ये सब चीजें जो है ना बच्चों, जेएनवी वालों को ना बड़ी प्यारी है, बड़ा ही लगाव है। दो बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, ये सब चीजों को ना याद कर लो। बताओ फटाफट से, पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर रिंगवॉर्म।
पोलियो, मलेरिया, तपेदिक या फिर दाद, कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है यानी जीवाणु से हो रही है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। तो बेटा देखो, बात करते हैं पोलियो, मलेरिया या फिर हम रिंग वर्म की बात करते हैं, तो ये सब कैसी डिजीजेज है? वायरल डिजीजेज है। अब वायरल डिजीजेज किससे होती हैं? वायरसेस की मदद से होती हैं। मतलब वायरस अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज को कॉज कर रहा है तो दे आर कॉल्ड वायरल डिजीजेस। ठीक है, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो रहे, वायरस से कॉज हो रही हैं। जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है दैट इज तपेदिक बेटा, टीबी बोलते हैं हम इसको नॉर्मल भाषा में। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ये एक बैक्टीरिया की मदद से होती है। याद है? समझ में आ गया? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। The first antibiotic discovered was, जो सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है बच्चों, वो क्या है? कौन सा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकोल? बताओ फटाफट से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरामफेनिकोल? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि एंटीबायोटिक होता क्या है। ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंटी और बायोटिक। मैं तुम्हारे एंटी हूं, मतलब मैं जेठालाल और अय्यर हूं, हमेशा एंटी रहते हैं। एंटागोनिस्ट है, हमेशा उल्टा काम करेंगे। एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? एंटी का तो मतलब हो गया बच्चों अगेंस्ट, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायोटिक का मतलब क्या पढ़ते हो? जीवित ही तो पढ़ते हो ना, लिविंग चीजों के अगेंस्ट में काम करेगा। अब आपको पता है कि जो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं बच्चों माइक्रोब्स की, मतलब सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज होगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये दवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये किसके अगेंस्ट काम करेगी? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगी। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी बच्चों, वो हुई थी पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। और इसको किसने करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों। ठीक है, तो आपको साइंटिफिक डिस्कवरी तो साथ साथ याद रखनी है, साथ साथ ये भी याद रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो थी पेनिसिलिन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फूड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट वर्क्स बाय, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण इस तरह से काम करता है। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो सुनाती हूँ। क्या हुआ ना, गर्मी के टाइम पे मम्मी मेरी एक बार क्या करती है, बहुत सारे ना आम ले आती हैं। अब मुझे आम बड़े प्यारे हैं, लेकिन क्या होता है ना, अगले दिन ही मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है। 10 दिन बाद जब मैं वापस आती हूँ अपने घर पे, तो मैं देखती हूँ कि जो आम थे ना वो खराब हो चुके हैं। ऐसा होता है आप लोग के संग कि मम्मी ने आपकी फेवरेट फल लाया, फॉर एग्जाम्पल मैंगो लाया, लेकिन क्या हुआ, आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले गए, फॉर एग्जाम्पल 4-5 दिन के लिए बाहर चले गए, लेकिन जब 4-5 दिन बाद आते हो तो देखते हो वो जो आम थे ना वो तो सड़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं खाए तो सड़ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बच्चों मैंगो पिकल की, सबके घर में आम का अचार तो भैया पड़ता ही होगा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है आम का अचार। क्या मजा आता है खा के, है ना। इसे क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ तो बच्चों बात करते हैं आम के अचार की। देखो आम का अचार सबने खाया होगा, मम्मी घर पे बनाती है, मम्मी दादी बनाती है ना घर पे, भाई हमारी तो मम्मी दादी बनाती हैं। तो बच्चों जो मैंगो पिकल होता है ना, उसमें ऐसी क्या चीज पड़ी रहती है कि भाई सालों साल एकदम बढ़िया रहता है, ईयर्स, हम सालों साल खा रहे हैं। पिछले साल आम का अचार पड़ा था, अभी भी खा रहे हैं, होता है ना, आप सब भी खाते होगे अपने घर में। तो ऐसा क्या हो गया मैंगो पिकल में, जो मैंगो 5 दिन में खराब हो रहा है, फ्रेश मैंगो, मैंगो पिकल नहीं खराब हो रहा, हमने उसको फूड प्रिजर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हमने क्या कर रखा है, भोजन का संरक्षण कर रखा है। उसमें क्या पड़ा होता है, मस्टर्ड ऑयल पड़ा होता है, साथ ही साथ में सॉल्ट पड़ा होता है। प्रिजर्वेशन बहुत सारे टेक्निक से हो सकता है, हम चीनी डाल सकते हैं, जैम जेलीज खाते हो आप लोग, शुगर प्रिजर्वेशन का पार्ट है। दूसरी चीज है सॉल्ट, यानी पिकल्स बनते हैं, ठीक है। मीट को प्रिजर्व किया जाता है, फिश को प्रिजर्व किया जाता है सॉल्टिंग से। क्यों? सॉल्ट ऐसा क्या काम कर रहा है? Killing microorganism, removing water from the microorganism, providing nutrients to food, increasing the temperature, तापमान को बढ़ा रहा है, भोजन का पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, सूक्ष्म जीव को मारकर या फिर सूक्ष्म जीवों से पानी हटाकर, रिमूविंग वाटर फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों क्या करता है, सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा बी। जो हमारे सूक्ष्म जीव है ना वो कहाँ पे, किस तरीके से जिंदा रहेंगे, पानी से जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, पानी ही हटा देगा। जैसे ही वो पानी हटाएगा बच्चों, क्या होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जो हमारा फूड है बच्चों, उसमें से क्या करेगा, वाटर को रिमूव आउट कर देगा।
ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव की जगह क्या होगा, खाना होगा बेसिकली, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह फूड होगा बच्चों, फूड में से क्या करेगा, पानी को हटा देगा। आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज को मम्मी अगर नमक डाल के रखती है और आप थोड़ी देर बाद उनको स्क्वीज आउट करते हो तो उसमें बहुत सारा पानी निकलता है, पानी हटा दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, सिंपल है, सॉल्ट वर्क कर जाएगा अपना प्रिजर्वेशन टेक्निक में। क्लियर हो गया, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन, पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, रिफाइनरीज में, माइंस में या फिर वेल्स में, तापीय विद्युत संयंत्रों में, रिफाइनरीज में, खानों में या फिर कुएं में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो बच्चों हमको पता है जो हमारा पेट्रोलियम है वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, यानी एक जीवाश्म ईंधन है, हम सब जानते हैं। और क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये भी हमको पता है, ठीक है। पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, है ना, बहुत सारे उत्पाद जो है वो पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हमको पता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया कि हम क्या बोल रहे हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी कॉमर्शियली बहुत वैल्यू है भाई, बड़ा वैल्यूदार है ये, ठीक है। इसको रिफाइन करना है क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने हैं, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, केरोसिन चाहिए, कहां से मिलेगा, रिफाइनरीज में पेट्रोलियम को क्या किया जाता है बच्चों, रिफाइन किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हैं, उनको हटाकर नेचुरल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है, किससे, रिफाइनरीज में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रिफाइनरीज में पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, हमको पता है कोक जो है वो एक थम्स अप नहीं है पीने वाली, ना ही कोक है दूसरी, कोक एक प्रोडक्ट है जो कि हमें कोल से मिलता है, कोयले से क्या मिल रहा है, कोक मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, कैसे, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कूलिंग रैपिडली या फिर एडिंग वाटर, हवा की उपस्थिति में गर्म करके, हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके, तेजी से ठंडा करके या फिर पानी मिलाकर। फटाफट से अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देखो बेटा क्या होता है ना, हमको पता है कोल से हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से, कोल तार, ठीक है, कोक और कोल गैस, ये तीन मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोयले से मिल रहा है, कोल तार मिल रहा है, कोक मिल रहा है और कोल गैस मिल रही है, हमको पता है ये चीज। कोल को जब भी मैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, हम यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा कलर ताकि आप लोगों को याद रहे बच्चों, क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, O2 की एब्सेंस में जब भी मैं कोल को क्या करूंगी बच्चों, हीट करूंगी ना, तब मुझे क्या मिलेगी, कोक मिलेगी। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, हमको पता है। साथ ही साथ में ये कैसा होता है कोक, फटाफट से बता दो, सॉलिड होता है और पोरस होता है, मतलब इसमें छेद है, और साथ ही साथ में ये कैसा है, तगड़ा है, सॉलिड है, एकदम ठोस है, ठीक है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके हमें क्या मिलता है, कोक मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which zone of a candle flame is the hottest? Structure of the flame. एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है जेएनवी वालों का, हर बार हर एक पीवाईक्यू में मैंने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम से जरूर क्वेश्चन आया है, तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत लेमन स्क्वीजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान से, तो इसीलिए इस वाले टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। तो बच्चों विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट, डार्क जोन, ब्लू जोन, येलो जोन, ऑल आर इक्वली हॉट, काला क्षेत्र, नीला क्षेत्र, पीला क्षेत्र सभी समान रूप से गर्म होते हैं। फटाफट से जलती हुई मोमबत्ती बना लेते हैं, ठीक है, सुंदर सी मोमबत्ती को यहाँ पर डिजाइन करते हैं और ये बन गई हमारी मोमबत्ती। कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम की मोमबत्ती लग कैसी रही है बच्चों। और अभी कर लेते हैं इसको कलर, फटाफट से कुछ इस तरीके से कलर्स होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट, है ना। नीला क्षेत्र बना चुके हैं हम, अब बनाते हैं काला क्षेत्र। तो भैया काला क्षेत्र इधर आ गया और बनाते हैं बीच में पीला क्षेत्र, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे डिफरेंट कलर्स होते हैं किसके बेटा, मोमबत्ती के, ठीक है। अब बताओ कौन सा हॉटेस्ट होता है। देखो आपने कभी कभी ना सुनार को काम करते हुए देखा होगा, है ना, गोल्ड स्मिथ जो होता है वो क्या करता है, सुनार जो है वो सोने को पिघलाता है। आपने ये चीज अपने नोटबुक्स में भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ी है कि वो ल्यूमिनस जोन को क्या करता है, यूज करता है, सबसे ज्यादा चमकदार जो है। तो बच्चों जो हमारा सबसे ज्यादा ऊपर वाला जोन है ना, जो हमारा ब्लू जोन है,
ठीक है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है और गोल्ड स्मिथ जो है वो इसी को यूज करते हैं लोहे को, वो सोने को पिघलाने में। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा हुआ बच्चों? नीला क्षेत्र यानी ब्लू जोन। सिंपल सा याद रख लो, ब्लू जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग। पानी किसकी आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है? देखो, जहां पर भी आग लग जाती है आप लोग कहते हैं ना पानी डाल दो अभी बुझ जाएगा, कैसे? किसकी नहीं बुझा पाएगा आग? वुड फायर की, पेपर फायर की, इलेक्ट्रिकल फायर की या फिर क्लॉथ फायर की? लकड़ी की आग, विद्युत की आग, कागज की आग या फिर कपड़े की आग? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आता होगा बच्चों। तो आपको पता है वाटर क्या है? H2O है। ठीक है, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है हमारे वाटर का। ये याद नहीं करना है, सिर्फ समझने समझाने के लिए लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी ना, तो एक तो मेरे पास हाइड्रोजन की गैस आ गई और मेरे पास ऑक्सीजन आ गया। अब मेरे बच्चे जो प्यारे से है ना, उनको पता है कि दहन कब होता है। जब भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा दहन हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन आया दहन हो गया, मतलब भाई आग लग गई। ठीक है, अब ये बताओ पानी किसकी आग नहीं बुझा पाएगा? कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो पानी से नहीं बुझ रही होगी। अगर मान लो लकड़ी घर पर रोज जलाते होगे, अभी ठंड आने वाली है, आग तापोगे बैठ के, तो वुड फायर जो है ना, उस पर अगर आप पानी का छिड़काव करते हो तुरंत बुझ जाता है, सबने देखा होगा। साथ ही साथ में पेपर फायर के संग भी ऐसा होता है और क्लॉथ फायर के संग भी ऐसा होता है। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिकल फायर्स की बात करते हैं बच्चों, यानी विद्युत की आग की, इलेक्ट्रिकल किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लग गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी भी ऐसे जगह पर आग लगी है जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तब क्या होता है? हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा बच्चों कि, या फिर मूवीज वगैरह देखते होगे तो उसमें देखा होगा कि जब भी वो इलेक्ट्रिकल फायर्स वाले को सॉल्व करते हैं ना केस को, तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं जिसमें से व्हाइट कलर का धुआं निकलता है। पानी नहीं निकलता है, क्या निकलता है? व्हाइट कलर का धुआं निकलता है। तो वो क्या होता है? वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले उसमें भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो कैसी है बच्चों? हैवियर है, मतलब भारी है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर ऐसे करके मारा जाता है, वो क्या कर लेता है? ब्लैंकेट बना लेता है ऑक्सीजन और हमारे फ्यूल के बीच में। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कटा, क्या होगा? क्या होगा? बंद हो जाएगी आग। अगर मैं पानी से उस चीज को कहते हैं धुलूंगी, तो क्या ऑक्सीजन तो पानी के पास भी है ना, जल जाएगा, तुरंत ही जल जाएगा ना। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल फायर्स के कॉन्सेप्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाले को यूज करते हैं, ना कि वाटर को, क्योंकि वो सुटेबल नहीं माना जाता है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, ईंधन का कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। बताओ फटाफट से, देखो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। तो फटाफट से इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। क्या होगा इसका आंसर? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर लीटर, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मीटर क्यूब। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा? 10th वाले का आंसर सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करी गई है। ठीक है, देखो बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कोई भी, सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा इसका ए बेटा। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है 1 kg ऑफ फ्यूल को जलाकर, कितना वैल्यू निकला है हीट का। किलो जूल में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारी एनर्जी, हीट एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, पर केजी, 1 kg फ्यूल को मैंने जलाया, कितनी ऊष्मा निकली? 1 किलो ईंधन को अगर मैं जलाती हूँ, कंबस्ट करती हूँ, तो कितना एनर्जी निकलता है, कितनी ऊष्मा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उस किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक मान बोलते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक मान है बच्चों, वो किसका है? ये भी क्वेश्चन जीएनयू में पूछा गया है, हाइड्रोजन का होता है। तो ये आपको याद रखना है और साथ ही साथ में उसका एसआई यूनिट भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। A species that no longer exist on earth is called, वह प्रजाति जो पृथ्वी पर अब अस्तित्व में ही नहीं है, क्या कहलाती है? खत्म हो चुकी है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। फटाफट से आंसर दे दो। लास्ट वाला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ये तीनों चीजें समझाई थी। एंडेमिक क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, एंडेंजर्ड क्या होता है और रेयर क्या होता है। हर चीज मैंने आपको बता रखी है, दुर्लभ है भाई।
फटाफट से कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करेंगे। एंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटेंट या फिर रेयर, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। बताओ फटाफट से, जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों अगर मैं एंडेमिक की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया था किसी स्पेसिफिक प्लेस पर अगर कोई भी स्पीशीज मिलेगी तो वो एंडेमिक कहलाएगी, यानी स्थानिक कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, स्थानिक कहलाएगी। दूसरा है हमारा एक्सटेंट बच्चों, जो अब दिखाई नहीं देती है। एंडेंजर्ड क्या है, फटाफट से बताओ, जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एक्सटेंट, मतलब विलुप्त हो चुकी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, जो हमें अब दिखाई देती ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। एंडेंजर्ड कगार पर है, मतलब उस लाइन पर खड़ी हुई है कि अब खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई, अभी कगार पर है। दूसरी चीज क्या है, एंडेमिक, किसी स्पेसिफिक प्लेस पर मिलेगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान भी है अगर आप तीनों का मतलब समझ लो उनके वर्ड से। क्लियर हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब बताओ, पुनर्वनीकरण का अर्थ क्या है। कटिंग डाउन ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरिया, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर बिल्डिंग डैम्स। पेड़ों को काटना, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाना या फसल उगाना या फिर बांध बनाना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। रिफॉरेस्टेशन, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ वर्ड को याद रखना है। आ जाओ, री का क्या मतलब होता है, रीडू, फिर से करो। ठीक है, फिर से, रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण। पहले वाले को पढ़ो, पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, काट दिया, कटाई कर दी वनों की, क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। सिंपल है, काट दिया ना, काट दिया, डिफॉरेस्टेशन करा है। वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाना। अब जहां पे डिफॉरेस्टेड एरिया था, जहां पे पेड़ जो थे ना वो थे ही नहीं पहले से, अब मैंने उस वाली जगह को क्या करा, फिर से पेड़ लगाकर क्या कर दिया बच्चों, रीफॉरेस्ट कर दिया। री का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट से। हिंदी में अगर मैं बात करूंगी तो फिर से होता है री का मतलब, है ना। और फॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, पेड़ों को लगाना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पेड़ों को अगर मैं फिर से लगा रही हूँ किसी ऐसे एरिया पर जहां पर वो कट चुके हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं पुनः वनीकरण, फिर से पुनः। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द एसिड रेन, बताओ फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करो। एसिड रेन, कौन रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो बच्चों हमको पता है जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितनी भी हमारी ऑक्साइड्स होती है ना, किसकी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन लिखा है इसलिए नाइट्रोजन आंसर नहीं होगा। ऑक्साइड जो है NO2 हो सकती है, NO3 भी हो सकती थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज मेटामॉर्फोसिस, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कायांतरण दिखाता है। तुम लोगों ने वाली मूवी देखी है नसीब अपना अपना, वो एक लड़की होती है जिसकी चोटी ऐसे ऊपर की साइड होती है, फिर एक दिन वो बहुत बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में जाती है और एकदम खूबसूरत सी महिला बनकर बाहर निकलती है। किस किसने नसीब अपना अपना देखी है, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। किसी ने देखा है, भाई बड़ी अजीब सी लड़की होती है वो, उसके बाल ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर की साइड होते हैं, एंड फिर वो ब्यूटी पार्लर जाती है, बड़ी खूबसूरत बन जाती है। क्या हो गया, काया ही पलट गई भाई साहब, इतनी सुंदर कैसे हो गई, इतनी खूबसूरत हो जाती है वो, कैसे, काया पलटना। कौन से जानवर में दिखाई देता है, डॉग, फ्रॉग, कैट या फिर काओ, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, गाय, किसमें दिखाई देता है, कायांतरण या फिर काया पलट, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, डॉग, फ्रॉग, कैट या फिर काओ। तो बच्चों अगर मैं एग्जांपल दूसरा बताऊं ना, एक जो आंसर हो सकता है इसका बटरफ्लाई भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में क्या मेंशन है, फ्रॉग मेंशन है, तो इसका सिंपल आंसर तो फ्रॉग हो जाएगा। अब बताती हूँ कैसे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कायांतरण का मतलब है आपकी काया पलटना। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, जब हम लार्वल स्टेज पढ़ते हैं ना किसकी, फ्रॉग की, जब आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है बच्चों, जीवन चक्र पढ़ा है,
लाइफ साइकिल पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक लार्वल स्टेज होती है ना, वो किस किस में आती है। एक तो बटरफ्लाई में हमने पढ़ी है, साथ ही साथ में हमने किस में पढ़ी है, फ्रॉग में पढ़ी है। तो लार्वा से, अब लार्वा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता था कि वो कभी भी, यहाँ पे अभी मैं मेढक नहीं बना पाऊंगी इसलिए बटरफ्लाई से समझाती हूँ, ठीक है। बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, इतनी सुंदर सी, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। अब लार्वा के पास कोई ऐसा डिफरेंट कलर नहीं होता, और ना ही आपको पता होता है कि ऐसी लार्वल स्टेज एक सुंदर सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। लग रहा है इसको देख के कि ये बन जाएगा, भाई मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। फ्रॉग बन जाएगी, नहीं, कैसे बन गई, किस तरीके से बन गई। तो इसी का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस होना, मतलब उसकी काया ही पलट गई, कायांतरण हो गया। इसलिए हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी, मेंढक। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, आंतरिक निषेचन होता है किन में हो रहा है, बताओ। फिश, फ्रॉग्स, बर्ड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। मछलियों में, मेढकों में, पक्षियों में या फिर उपरोक्त सभी में। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो। हमने दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं, दो तरीके के निषेचन के बारे में बात करी है, आंतरिक और बाहरी। अगर आंतरिक निषेचन है मतलब मदर के वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर, मदर के स्टमक के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। दूसरी चीज है बाहर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो मम्मी के पेट के अंदर या फिर हमारे जो फीमेल्स हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ह्यूमंस में, बर्ड्स में, किसी में भी बच्चों, ठीक है, या फिर एनिमल्स में, क्या हो रहा है, अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मदर के यूट्रस के वॉर्म के अंदर हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिश, फ्रॉग की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो ये दोनों जो है ना, देखो फिश, फ्रॉग जो है वैसे एम्फीबियन है, लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता है। ठीक है, जो हमारी फिश है बच्चों, वो कंप्लीटली किस में रहती है, पानी में, एक्वेटिक है। साथ ही साथ में अगर फ्रॉग की बात करूं तो ये कहां पर रहता है, एक तो लैंड में भी रहता है, साथ ही साथ में वाटर में भी रहता है। अब ये क्या करता है, एग्स रिलीज करता है। ठीक है, फिश क्या करती है, एग्स को रिलीज करती है, साथ ही साथ में ये भी एग्स को रिलीज करता है। अब ये दोनों एग्स कहाँ रिलीज करते हैं, पानी में। कहाँ रिलीज करते हैं बच्चों, वाटर में। अब यहीं पर कहीं ना कहीं कौन आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही स्पर्म आएगा, क्या, एग, एग है ना वाटर में, एग और स्पर्म जैसे ही मिला बच्चों, बाहर की साइड में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। कहाँ हुआ है फर्टिलाइजेशन, बाहर। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, बाहरी निषेचन के। और जो हमारी पक्षियां हैं, बर्ड्स है बच्चों, उन, वो किसका एग्जाम्पल है, आंतरिक निषेचन का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा। वॉइस चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ड्यू टू, किशोरावस्था में लड़कों में आवाज में बदलाव होता है, गहरी आवाज होती है, भारी आवाज हो जाती है ना, क्यों, किसकी वजह से। ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स, हार्मोनल चेंजेस बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। स्वर यंत्र की वृद्धि के कारण, हार्मोनल परिवर्तनों के कारण, ए और बी दोनों के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर बेटा। तो बच्चों हमको पता है कि हमारे जो बॉयज होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, उनमें वॉइस का चेंज एक सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज है ना, चेंज होता है। अब वो किस वजह से हो रहा है, उनकी आवाज कैसी हो जाती है, होर्स हो जाती है, मतलब भारी हो जाती है ना। आपने देखा है लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। क्यों हो जा रही है, वॉइस बॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, लैर्निक्स बोलते हैं। आपने देखा होगा बॉयज में ऐसे करके कंठ बाहर को निकला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। सबने सुना है ना, आदम का सेब, यानी एडम्स एप्पल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है, बर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। वो किसकी वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस तो है ही, साथ में ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र का बढ़ना। इसलिए वो जो कंठ है वो बाहर को निकला हुआ है, स्वर यंत्र जो है वो बाहर को निकला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडम्स एप्पल बोलते हैं। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही सही हैं। ठीक है, ए भी और बी भी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बेटा। फोर्स इज मेजर्ड इन, बताओ फटाफट से, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल एंड इजी पीजी सा क्वेश्चन है ये बच्चों। क्या होगा इसका आंसर, फोर्स को किसमें मेजर किया जाता है, पास्कल, न्यूटन, वॉट, जूल, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। हमको पता है फोर्स का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रेशर से इसको डिराइव करेंगे। ठीक है बेटा, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू, जल्दी कमेंट सेक्शन में, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से अगर मैं फोर्स का वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कर दो प्रेशर इनटू एरिया को, सिंपल है, आंसर आ गया। फोर्स को किसमें कैलकुलेट करते हैं? हमारे प्यारे से न्यूटन में, तो आंसर हो जाएगा बी। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से। याद रखना प्रेशर का यूनिट क्या होगा? फटाफट से, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में, फोर्स न्यूटन में। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सबका यूनिट याद हो गया? एरिया का, प्रेशर का, फोर्स का, तीनों क्लियर है? दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा। न्यूमेरिकल आ चुका है। 50 न्यूटन का फोर्स, एरिया क्या दे रखा है? 2 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, प्रेशर को फाइंड आउट करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन। 50 न्यूटन का बल 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कार्य करता है, लगाया गया दाब कितना होगा? मैंने बताया था फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर से ना याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो, इनकॉर्पोरेट कर लो ये वाला फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फटाफट से निकाल दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रेशर फाइंड आउट करना है, फोर्स हमको पता है कितना दे रखा है? 50 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है? 2 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है। कर लो, डिवाइड कर लोगे या वो भी मैं करूं? 2 से 50 को डिवाइड करना है, सिंपल आंसर आएगा 25 पास्कल। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो यार, बी आंसर हो गया सीधा सीधा, है ना। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करा करो, डायरेक्ट होगा। 8th क्लास में हो, डिवाइड चुटकियों में होता है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बेटा। प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद, तरल पदार्थों में दाब बढ़ता है कब? डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ, गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ, तापमान के साथ, आयतन के साथ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। तभी एक बहुत ही प्यारा सा इसका एग्जांपल बताऊंगी जिससे जिंदगी भर याद रहेगा कि भाई प्रेशर जो है ना वो लिक्विड में कब बढ़ता है। नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जो भी बढ़ाते हैं। लेकिन पहले आंसर बताओ फटाफट से, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं स्विमिंग पूल की। आओ भाई पानी भरते हैं स्विमिंग पूल में। आज ब्लू है पानी, पानी है ना, पानी भर लिया। चलो अब कूद जाओ इसके अंदर, फटाफट से डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। चलो लेट गया ये बच्चा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंसान है जो पानी के अंदर है ना। अगर मैं पानी के ऊपर हूं तो क्या मुझे सांस आएगी? मैम बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको क्यों नहीं आएगी सांस? ऊपर हो ना, अंदर भी आएगी, वाटर में भी तो ऑक्सीजन है। लेकिन मैं ले कैसे पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी, है ना। अब मैं नीचे चली गई, अगर मैं नीचे चली गई तो क्या मुझे कुछ प्रेशर फील होगा? वाटर का मॉलिक्यूल जो है बच्चों, वो हमारी बॉडी पर एक्सर्ट करेगा क्या? प्रेशर। 110% करेगा भाई, एरिया है उसके पास, फोर्स है उसके पास, क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है ना लिक्विड में कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, है ना, क्या हुआ? प्रेशर बढ़ता है। आपने सुना होगा एल्टीट्यूड पे जैसे ही जाता है ना प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाते समय प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो नीचे वाले एरिया में अगर मैं पानी की स्पेशली बात करती हूँ बच्चों, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होता है विद द डेप्थ। मैं जितने नीचे जाती चली जाऊंगी, जितनी गहराई में मैं पानी में नीचे जाऊंगी, उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा दाब मेरी बॉडी पर लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज, आसान सा, इतना आसान क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है यार, क्यों नहीं पूछ सकता है। तुम्हारे लिए आसान है, हो सकता है बच्चों को ना आता हो। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा इसका आंसर। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल पूछा गया है, सबसे आसान क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक स्पर्शी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या फिर स्थिर विद्युत बल। फटाफट से कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, फ्री टू कनेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। बताओ फटाफट से क्या होगा? कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श करना है भाई, छूना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग धरती पर खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल, वरना मैं तो अभी हवा में उड़ रही होती, ऐसे ही तो हो रहा होता। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट ली, दूसरी मैग्नेट उससे अट्रैक्ट हो जाती है बिना कॉन्टैक्ट के। फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है भाई? मैंने क्या करा ना, थोड़े थोड़े टुकड़े तोड़ लिए किसके? पेपर के, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे पंगे को घर सर पे घिसा और मैंने इस तरीके से उठाने की कोशिश करी, तो वो जो है ना वो ऊपर की साइड चिपकते हुए आ जाएंगे। ये एक्टिविटी सबने अपने घर पे करी होगी, नहीं करी है तो अभी करो और
उसके बाद मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना क्या कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ी थी। लेकिन फ्रिक्शन की अगर मैं बात करती हूँ ना, क्योंकि मेरा जो सही आंसर है वो तो है घर्षण, ठीक है। घर्षण बल की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे पेंसिल से लिखना है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ गौरी शर्मा, ठीक है, जो कि मेरा नाम है बच्चों, तो ये जो मेरा पेन है ना, उसे मुझे बोर्ड से टच करवाना पड़ गया है, कॉन्टैक्ट में लाना पड़ गया है, तब ये काम कर रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है राइटिंग विद अ पेन और अ पेंसिल। अगर मैं चलती हूँ कहीं पर, अभी मैं यहाँ पर चल रही हूँ, तो मेरा जो पैर है ना वो कांटेक्ट में आ रहा है, किसके संग? सरफेस के संग, रोड के संग कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को क्या, किस चीज की जरूरत है बच्चों? एक कांटेक्ट की जरूरत है। सिंपल आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गैर स्पर्श बल के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बेटा। Which type of friction is the largest? बताओ फटाफट से। Static friction, kinetic friction, rolling friction, all are equal. Static घर्षण, गतिक घर्षण, लुढ़कने वाला घर्षण, रोलिंग को बच्चों लोटनिक भी बोला जाता है, और सभी समान, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लोटनिक भी बोलते हैं इसको। तो कुछ भी लिखा आ सकता है, तुम तो समझ जाओगे क्योंकि बड़े समझदार हो। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा, लीस्ट नहीं पूछा गया इस बार, सबसे कम नहीं पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा। तो बच्चों अगर मैं बात करती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक घर्षण है, वो कब काम करता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है ना, सो रही है, कोई काम नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, ठीक है, तो उसको जैसे ही मोशन में लाया जाएगा तो उस पर कौन सा बल लग जाएगा बच्चों, कौन सा घर्षण लग जाएगा? स्टैटिक। मैं उसको मोशन में ले आई, कोई चीज सो रही थी, मैंने उसको धक्का मारा, भाई चल उठ, आजा खाना खाने चलते हैं, इस तरीके से हो रहा है, रेस्ट पर है, मोशन में आ गई तुरंत। दूसरी बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है, गतिक है ना, मतलब गति से मोशन कर रहा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, मोशन ऑलरेडी कर रहा था, बस मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड इंक्रीज करवा दी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मतलब ये भी मूविंग में लग रहा है। तो मतलब अगर मुझे सबसे ज्यादा बल कब लगाना पड़ेगा, मुझे किसी रेस्ट को मोशन में लाना है या मोशन से मोशन में लाना है? बताओ फटाफट से। कोई एक बॉल है, ठीक है, तुम्हारी तरफ आती है, तुमने छक्का मारा, बस तुमने उसका डायरेक्शन चेंज करा, वो छक्के पे चली गई, ठीक है, सामने से स्पीड में आ रही थी, मोशन में आ रही थी। अगर तुम एक छोटी सी बॉल को जो कि रेस्ट पर है, ग्राउंड पर रखी हुई है, उस पे अगर तुम्हें वर्क करना होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें लगाओगे, या फिर एक बॉल जो तुम्हारी तरफ आ रही है ऑलरेडी मोशन में, उस बॉल पे लगाओगे जो कि रेस्ट में है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन शो करती है वो होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपको एक सीक्वेंस याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हमारा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो है सर्पी घर्षण, उसके बाद हमारा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा लीस्ट है। तो इस ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जेएनबी में पूछा भी गया है। सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा स्टैटिक घर्षण बच्चों, ए स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बेटा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब मुझे फ्रिक्शन को कम करना है, बहुत हो गया फ्रिक्शन फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन को कम करो, बताओ फटाफट से कैसे। मैंने आपको बताया था कि घर्षण तभी लगता है बच्चों जब हमारे पास असमतल चीजें प्रेजेंट होती हैं, मतलब इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कैसी हैं, इरेगुलर हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बीच में क्या लग सकता है, मुझे पता है क्या लग सकता है बच्चों, फ्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज का नीड होता है भाई फ्रिक्शन को। जब तक रफ चीजें नहीं होंगी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो मतलब अगर मैं चिकना कर दूंगी चीजों को तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मैम, कैसे नहीं हो जाएगा। अभी मैं तेल चढ़ा दूं अपने हाथ पर और दूसरे हाथ पर भी चढ़ा दूं और रगड़ने की कोशिश करूं तो हीट उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि लुब्रिकेशन हो गया हाथ में। ऑयल क्या है, एक स्नेहक है ना, वो क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है मेरे दोनों हाथों को। ऑल्दो मेरे जो हाथ है वो इरेगुलर है, एक रफ सरफेस माना जाएगा ना ये, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर मैं तेल लगा दूंगी तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो चिकनी सतह हो गई। तो यानी मैं लुब्रिकेंट का यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती हूँ। चलो बॉल बियरिंग्स का यूज कर सकती हूँ। आप लोगों ने अपने घर के पंखे देखे होंगे, है ना, सबने देखे हैं। कार के टायर्स देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, उनके जो व्हील्स होते हैं ना, गोल गोल कलर के बॉल लगे होते हैं, बॉल लगे होते हैं, बॉल बियरिंग बोलते हैं जिनको। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो इसलिए बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है आपके फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि लीस्ट फ्रिक्शन लगे किसी भी, किसके बीच में बच्चों,
जो हमारा व्हील है उसके और हमारी रोड के बीच में, ठीक है। सतह पर पॉलिश करके, अब कोई भी सतह है, मैंने अभी बताया इरेगुलर है, जैसे मेरा हाथ हो गया, फॉर एग्जांपल आपका भी हाथ हो सकता है। अब उस पर मैंने क्या कर दिया, चिकनाहट लगा दी, है ना, उसको पॉलिश कर दिया, किसी चीज से पेंट कर दिया, रेगुलर हो गया, है ना, मतलब पॉलिश सरफेस है, चिकना सरफेस है। तो इन तीनों चीजों को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, घर्षण को कम कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बेटा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, घर्षण बल निर्भर करता है, किस किस पर घर्षण डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस, स्पीड ऑफ मोशन, ऑल ऑफ द अबव, संपर्क क्षेत्र पर, सतहों की प्रकृति पर, गति पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। अभी मैंने बताया है जितने ज्यादा एरिया पर लगेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज है नेचर कैसा होगा, इरेगुलर होना चाहिए भाई, रेगुलर होगा तो नहीं लगेगा। स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो तीनों ही चीजों पर क्या डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड करेगा। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आसान है क्वेश्चन, मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बेटा। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बोर तो नहीं हो जाते हो वीडियो में क्वेश्चन करते करते? अगर हो जाते हो ना तो अभी जाके प्ले स्टोर से वेदा एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर जैसे गेम्स खेलते हो ना उसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी ऑप्शन दे रखा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट से वेदा एकेडमी को डाउनलोड करो और वहां पे जाके अपने मनचाहे चैप्टर के क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद टाइम को सिलेक्ट करो और खुद क्वेश्चन करो, और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। तो बच्चों साउंड ट्रैवल किस में सबसे ज्यादा तेज करती है? हमको भाई सीक्वेंस याद है क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। तो बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, एयर, वाटर, वैक्यूम या फिर स्टील। और वैक्यूम में तो भाई कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो मेरी साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों सी, स्टील, दैट इज स्टील में, बिकॉज स्टील इज अ सॉलिड थिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इंफ्रासोनिक है फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इंफ्रासोनिक सबसे पहले हमें सुनाई देंगी इंफ्रासोनिक या नहीं? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। दो तरीके की वेव्स है, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। आ जाओ फटाफट से समझा देती हूँ। इंफ्रासोनिक, दूसरी होती है अल्ट्रासोनिक, है ना। वो फ्रीक्वेंसीज जो हमें सुनाई नहीं देंगी, दोनों ही है, नहीं सुनाई देंगी, बिकॉज इंफ्रासोनिक आर लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। मोर देन, अल्ट्रासोनिक कैसी होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और हमें पता है ह्यूमन ईयर की कैपेबिलिटी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की। क्या सही बोल रही हूं मैं? बिल्कुल सही कह रही हो मैम, आप कैसे गलत कह सकती हो? तो इंफ्रासोनिक का कैपेबिलिटी क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज का। सिंपल हो जाएगा आंसर ए, दैट इज 20 हर्ट्ज से कम कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है, इंफ्रासोनिक तरंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। बहुत ही बढ़िया और रोमांचक क्वेश्चन आ गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कौन सी गैस इवॉल्व होगी कैथोड पे? कैथोड पे बताओ, पानी में विद्युत अपघटन में कैथोड पर निकलने वाली कौन सी गैस होगी? फटाफट से सबका आंसर चाहिए मुझे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? फटाफट से। तो डायग्राम बनाती हूँ तब तक तुम लोग आंसर करो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? पानी बना लेती हूँ फटाफट से, तो फटाफट से आंसर कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा ही पसंद है ये। इलेक्ट्रोड बना दिए, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आ जाओ समझाते हैं कि भाई होता क्या एग्जैक्टली। चलो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, नीचे क्या है हमारे पास, पानी है ये H2O, ठीक है। अब H2O को तोड़ो, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना, तो टूटेगा ये, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी, दो गैसेस निकलेंगी। मैंने आपको बताया था बच्चों की जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं ना उनको A+ ग्रेड मिलता है, मतलब एनोड जो है वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है।
साथ ही साथ में सी जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। भाई बहुत ही गंदा परफॉर्म करके आया, सी माइनस मिला है तुमको, ठीक है। तो एक चीज को याद रखना, जो हमारा कैथोड है बच्चों वो कैसा है, नेगेटिव है। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको याद करना है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तब जब एलिमेंट्स पढ़ोगे तब आपको खुद याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल से, लेकिन अभी याद कर लो। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अपने आप में क्या करते हैं, अट्रैक्शन कॉज करते हैं। जो मेरी ऑक्सीजन है ना, वो कैथोड के पास नहीं जा सकती। भाई तू भी नेगेटिव है और मैं भी नेगेटिव हूं, तो हम दोनों कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। मुझे किसी पॉजिटिव चीज की जरूरत है, तो भाई हाइड्रोजन को ले जाता हूं मैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सी जो है वो नेगेटिव है, मतलब कैथोड मेरा नेगेटिव है। तो अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कैथोड में कौन सी गैस निकलेगी, तो मैं सिंपल सा आंसर दे सकती हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो है वो किस पर निकलेगी, कैथोड पर निकलेगी, बिकॉज कैथोड जो है वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन गैस के पास पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? तो मतलब क्या मैं ये लिख सकती हूँ किसी दूसरे रंग से जो कि सुंदर सा हो, कि मेरे पास जो पॉजिटिव है बच्चों, मतलब एनोड, उस पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है भाई, और जो मेरी नेगेटिव है कैथोड है, उसके पास जाएगा हमारी हाइड्रोजन गैस जो कि पॉजिटिव है। सही बोल रही है मैम? दोनों चीजों को याद कर लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बेटा। डिस्टिल्ड वाटर इज, क्या पूछा जा रहा है, डिस्टिल्ड वाटर है कैसा? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अच्छा चालक है विद्युत का, खराब चालक है, अति चालक है, या फिर अर्ध चालक है। डिस्टिल्ड वाटर बना लेते हैं फटाफट से, पानी बना रही नहीं रही हूँ, लिख रही हूँ, ध्यान से मत देखो इतना। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, हमको पता है डिस्टिलेशन हो रखा है, मतलब ना तो इसके पास कोई भी मिनरल्स है, और भाई ना तो इसके पास सॉल्ट है, ठीक है, ना इसके पास खनिज है, ना ही इसके पास नमक है। तो क्या है इसके पास, इसके पास तो कुछ ही नहीं है, खाली है बिल्कुल। मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज जब विद्युत का कंडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का चालक है कोई भी चीज, तो उसके पास क्या होना चाहिए, हमको पता है बच्चों, आयंस होने चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर के पास आयंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कंडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आसुत जल जो है वो पुअर कंडक्टर है विद्युत का, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल्स एंड सॉल्ट, एंड ये कंडक्शन नहीं करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बेटा। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रिकल आयरन में, इलेक्ट्रिकल बल्ब में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। विद्युत हीटर, विद्युत स्त्री, या फिर विद्युत बल्ब में, या फिर उपरोक्त सभी। केमिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हीटिंग इफेक्ट। सिंपल सा आंसर है, हीटिंग इफेक्ट से क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, यानी कि हीट प्राप्त होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करती हूँ तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भाई इलेक्ट्रिकल हीटर ऑन कर लो, क्यों, क्योंकि तुम्हें गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। काम कर गया, कर गया। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक आयरन, क्रीज हो गई शर्ट में, प्रेस कर लिया फटाफट से, हीट निकल के। आयरन, इलेक्ट्रिकल बल्ब, कभी कभी आपने देखा है कि एकदम बल्ब फ्यूज हो जाता है, चेंज करा होगा अपने घर में, भाई मैंने तो कराया, हो सकता है तुम लोगों ने ना कराओ, मम्मी पापा से पूछना। जब भी हम बल्ब को छूते हैं ना, या फिर पंखा का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको छूते हैं, तो क्या होता है, गर्मी सी महसूस होती है, गर्म होता है, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। करंट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है हमारे बल्ब में, इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रिकल आयरन में, सब चीजों में क्या कॉज कर रहा है, हीट कॉज कर रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों चीजों में किसका यूज हो रहा है, हीट का यूज हो रहा है, जो कि किसके थ्रू बन रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बन रही है। क्लियर है? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना, जेएनवी क्रैक कर लोगे, मैं बता रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ, तड़ित चालक बना होता है किसका, बताओ फटाफट से। वुड, मेटल, प्लास्टिक, या फिर ग्लास, लकड़ी का, धातु का, प्लास्टिक का, कांच का। देखो इसे कॉन्सेप्ट से तो समझ ही सकते हो, साथ में एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की। पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर होता है ना, वो बिल्डिंग्स वगैरह में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर एक कंडक्टर लगाया जाता है, वायर जो है वो किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ग्राउंड से। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, और ये भाई हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग सुंदर है, चलो। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ये एक वायर है, किसी का भी हो सकता है, कॉपर का होगा,
जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ना वो बढ़िया इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाता है, कंडक्टर है ना बढ़िया विद्युत का। अब ये क्या करेगा, जितना भी एक्सेस ऑफ करंट होता है, एक्सेस ऑफ चार्जेस होते हैं, वो इस तार के थ्रू कहां पहुंचा देता है, ग्राउंड में, मतलब अर्थिंग कॉज करवा देता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स ना हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या चाहिए, अच्छा सा एक क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। हमको पता है कंडक्टर चाहिए। अब जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये भी हमको पता है। तो हमारा इसका सिंपल आंसर जो है बच्चों, वो तो हमको पता है कि भाई मेटल हो गया, लेकिन अगर दूसरे वे में इसको सॉल्व करना हो कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं मालूम लाइटनिंग कंडक्टर का, तो कैसे होगा। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, तीनों ही क्या है, खराब चालक है ना, पुअर चालक है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ये तो कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और लाइटनिंग कंडक्टर की बात हो रही है, तो अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पता हो कि ये आंसर है तो भी आंसर आता है, लेकिन अगर ये पता हो कि ये तीन तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते, तो भी तो आंसर आ गया ना, कि भाई ये तीन नहीं हो सकता, ये मुझे पक्का पता है, तो चौथा ही तो होगा। सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बेटा। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड, बताओ फटाफट से। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप की शुरुआत होती है, एपिसेंटर, ओरिजिन, फोकस या फिर सेंटर, बताओ। भूकंप केंद्र, मूल, उद्गम केंद्र या फिर केंद्र, फटाफट से एक वो बना लेते हैं अर्थ अपनी, सुंदर सी अर्थ बन गई है बच्चों। तो हमको पता है बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस से हमारी जो वेव्स है ना, यहीं से स्टार्ट होती है अर्थक्वेक। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, फोकस। इसके ऊपर वाला पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है। हमारा आंसर है उद्गम केंद्र, जहां से ये वह बिंदु है जहां से हमारा भूकंप जो है वो शुरू होता है, फोकस से। फोकस से स्टार्ट होगा क्या, अर्थक्वेक। सिंपल सा आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बेटा। द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग इज, गणित के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है, अंडर अ ट्री, हाँ भाई पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, ताकि जैसे ही बिजली गिरे ना मेरे सर पे गिर जाए। इन एन ओपन फील्ड इनसाइड अ बिल्डिंग, ऑन अ हिल टॉप, खुले मैदान में, इमारत के अंदर, पहाड़ी के चोटी पर। अब भैया सबसे पहली बात है ना, लाइटनिंग अगर आएगी ना तो थंडर स्टॉर्म के साथ आती है हमेशा, है ना। क्या होगा, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, बहुत थंडर आएगा, अंडर अ ट्री खड़ी हो गई, मैं सर पे नहीं गिर जाएगा मेरे पेड़, तो भाई मैं तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ी होंगी, ओपन फील्ड में, हाँ, ताकि सीधे आ जाए, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ अ कंडक्टर है बच्चों। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, वो अच्छी चालक है, किसकी, विद्युत की, तो भाई खींच लेगी ना अपनी तरफ, नहीं मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँ। और ना हिल टॉप, हाँ भाई मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगी कि बिजली बाता आओ मेरे ऊपर ही गिरो। क्यों, इनसाइड अ बिल्डिंग विल बी द राइट आंसर। इमारत के अंदर तरह के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होगा बच्चों, कौन सा होगा, इनसाइड द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ। और अभी हमने लाइटनिंग कंडक्टर की बात करी है, एक्सेस ऑफ चार्जेस आएंगे तो हमको पता है कि वहां पे लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल होता है, सारा का सारा एक्सेस चार्ज कहाँ पहुंचा देगा, ग्राउंड में पहुंचा देगा, मैं बच जाऊंगी बस। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बेटा। The angle of incidence is equal to angle of reflection, क्या है ये, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। परावर्तन का प्रथम नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम, स्नेल का नियम या फिर न्यूटन का नियम, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। पॉलिश सरफेस, रेस पड़ी, रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, किसी तरीके से होता है, गलत बना दिया मैम ने, डायग्राम सही नहीं बन पाया, फिर से बना देते, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। आया इंसिडेंट, आई, डिफ्लेक्ट कर गई, आर, ठीक है, क्लियर है। बीच में क्या है, अभिलंब, दैट इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल आंसर हो जाएगा ए, परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरा कौन सा है, इंसिडेंस, अभिलंब, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, मतलब हमारी आपतन और परावर्तन किरण जो होगी वो तीनों एक ही प्लेन पर लाए करेंगी, वो है हमारा दूसरा लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू, मानव क्षेत्र वस्तुओं को देख सकता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नाइदर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, तब तक मैं आंख बना लेती हूँ। एक सुंदर सी आंख बनाई है मैम ने, बहुत ही सुंदर। अब जिसको अच्छी लगे वो अपनी आंख समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। चलो ये क्या है, ह्यूमन आई है।
मैं हर चीज डायग्राम से इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें डायग्राम याद रहेंगे। जब जेएनवी में पेपर को सॉल्व करोगे ना तो मैम के डायग्राम याद आ रहे होंगे कि अच्छा मैम ने ये बनाया था। अब क्या है, यहाँ पर बना दो रॉड, ठीक है, क्योंकि आपके पास खुद की लाइट तो नहीं है, ये क्या है, एक रॉड है, मतलब जहां से लाइट आ रही है लाइट, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ गई और यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मुझे देखना है, ठीक है। इंसिडेंस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट के पास। तो सिंपल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारी मानव की आंख जो है वो देख पाती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, समझ में आ गया, आसान था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बेटा। वीड्स आर रिमूव्ड बाय, खरपतवार को हटाने के लिए क्या चाहिए, वीडिंग यूजिंग वीडीसाइड्स, बोथ वीडिंग एंड वीडीसाइड्स, या फिर इरिगेशन, केवल निराई से, खरपतवार नाशी का उपयोग करके, निराई और खरपतवार नाशी दोनों से, या फिर सिंचाई से। तो हमको पता है बच्चों, वीड जो है ना वो 2,4-D, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ये क्या है, एक वीडीसाइड है ना, क्या है ये, वीडीसाइड है। मैं इसको अगर डाल दूंगी तो भी हमारे वीड्स खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ में अगर मैं निराई कर दूंगी, साथ हाथ से कर सकती हूँ या फिर खुरपी से कर सकती हूँ, किसी भी चीज से कर सकती हूँ बच्चों, तो भी क्या होगा, मेरे वीड्स रिमूव हो जाएंगे। तो दोनों ही प्रोसेस से कर सकती हूँ, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं हमारा 35वां क्वेश्चन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, डीजल, कोल तार, एलपीजी और कैरोसिन। डीजल, कोल तार, यहाँ पे तार होगा ता, ठीक है, एलपीजी या फिर मिट्टी का तेल, फटाफट से बता दो। हमको पता है बच्चों पेट्रोलियम से हमें काफी प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, काफी बार जेएनवी इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ चुका है। बताओ फटाफट से, डीजल, एलपीजी, कोल तार या फिर केरोसिन। देखो डीजल, एलपीजी और केरोसिन हमको पता है किससे मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती ही मिलती है, ठीक है। एलपीजी पेट्रोकेमिकल्स का पार्ट है जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की हेल्प से मिलता है। लेकिन जो मेरा कोल तार है ना बच्चों, वो किससे मिल रहा है, मुझे मेरे काले कोयले से मिल रहा है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज अ कोल तार। क्लियर है, ये कैसा होता है, एक लिक्विड है, डार्क है और थिक है। कोल तार से रोड बनती नहीं, पहले देखा होगा आप लोगों ने, तो अब आजकल किससे बनती है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है जिसका नाम है बिटुमेन। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब 35 क्वेश्चन हो गए, मैम साइंस की तैयारी हो गई, मैथ्स की तैयारी हो गई, इंग्लिश की तैयारी हो गई, हिंदी की तैयारी हो गई। अब ले आओ पेपर को। अगर जेएनवी से पहले एक ऐसा पेपर देना चाहते हो ना, तो बिल्कुल जेएनवी की तरह तुम्हें मार्क्स भी देगा, साथ में तुम्हें रैंक भी देगा। तो फटाफट से आ जाओ, एक सीक्रेट बताती हूँ जेएनवी का। तो बच्चों वेदा एकेडमी आपके लिए ले आया है एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको रैंक करेगा बिफोर जेएनवी आपको रैंक करे। ऐसा कैसे मैम, अरे पॉसिबिलिटी है यार, बताऊंगी अभी। तो फटाफट से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये है एकदम ही फ्री। और कोई भी चीज जब फ्री होती है ना, तो गौरी मैम तो इसको नहीं छोड़ती है, और मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे बच्चे जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे छोड़ें। तो फटाफट आ जाओ, बता देती हूँ इस टेस्ट की तारीख, और वो है बच्चों 14 सितंबर शाम को 6 बजे लाइव। मतलब जेएनवी से पहले कोई एक ऐसा एग्जाम जो आपको रैंक देगा, साथ ही साथ में मार्क्स भी बताएगा, वो बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका जो कि जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फटाफट से एनरोल कर लो, साथ ही साथ में 6 बजे, याद रखना टाइमिंग है 6 से 8:30। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, फर्स्ट अटेम्प्ट का ही रैंक आपको लीडर बोर्ड में दिखाई देता है, इसीलिए ट्राई कीजिए, अपना कनेक्शन बेटर कर कर आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अटेम्प्ट करें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।